चलिए बच्चों, तो वी विल स्टार्ट, वी वुड बिगिन विद द डे नाउ। तो कल अगर आपको याद हो बच्चों, हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया था, बहुत सारी सिक्योरिटीज के बारे में बात की, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, एडीआर, सॉरी आईडीआर के बारे में बात की अपन ने। क्या था आईडीआर? सक्षम दी, आईडीआर क्या था? हाँ, इंडियन डिपॉजिटरी सीट शेयर्स इशू। इंडियन डिपॉजिटरी मतलब ओवरसीज कंपनी, फॉरेन कंपनी किसको ऑथराइज करती है? इंडियन डिपॉजिटरी को ऑथराइज करती है कि उसके शेयर्स आप कहाँ पे इश्यू करो? इंडिया में इश्यू करो। यस, कौन सी करेंसी में डिनोमिनेट होते हैं? इंडियन करेंसी में, क्योंकि इंडिया में जो भी परचेज और सेल करेंगे वो सब क्या होगा? इंडिया में इंडियन लोग उसको परचेज और सेल करेंगे, और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट इंडियंस करेंगे दैट वुड बी एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें होगा वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से होगा। अब बच्चों, मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करूंगा, जिस चीज़ का डिस्कशन मैंने बहुत टाइम से रोक रखा था। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ डेरिवेटिव्स। बच्चों, मैं आज आपके साथ स्टार्ट करूंगा डेरिवेटिव्स के साथ। नाउ, अब बच्चों ये जो डेरिवेटिव्स है इसके ऊपर एग्जाम में एक 8 मार्क का, एक 5 से 8 मार्क का एक क्या आता है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है अलग से। ठीक है, तो बेसिकली ये पढ़ना है। डेरिवेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, और लाइक डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस किया था अपने सिलेबस में इन द ईयर 2019, 2019 में इसको अपने सिलेबस में क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। और तब से लेके आज तक इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 एग्जाम्स सिंस देन, और हर एग्जाम में इन्होंने डेरिवेटिव के ऊपर दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों मेरा जो अगला डिस्कशन आपके साथ होगा दैट वुड बी ऑन डेरिवेटिव्स। चलिए, अरे ये ऑन नहीं हो गया। चलिए बच्चों, तो विल सी व्हाट एग्जैक्टली डेरिवेटिव्स आर। चलिए, नोटबुक खोलिए, स्टार्ट कीजिए लिखना, जो भी मैं लिखवाता हूँ, जो भी मैं नोट कराता हूँ। डेरिवेटिव्स, प्लीज हियर बच्चों। तो व्हाट एग्जैक्टली आर द डेरिवेटिव्स? देखिए इसके नाम में ही है डेरिवेटिव्स। तो डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी मीनिंग? डेरिवेटिव का मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी खुद की वैल्यू नहीं होती। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करती है। डिराइव का मतलब जनरेट करती है। सो इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट which does not have its own value but it derives, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है या कोई भी ऐसी चीज, बट इट ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, तो ड्राइव, तो डेरिवेटिव, तो हम बात करें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, बट जो कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू डिराइव करेगा कहां से? फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट मतलब उस एसेट के अंदर क्या है, उस एसेट के अंदर क्या है। नाउ टू गिव एन एग्जांपल, गुड मॉर्निंग, अच्छा किया टाइम पे आ गए, क्योंकि मैं स्टार्ट ही कर रहा था डेरिवेटिव। तो व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, बट वो अपनी वैल्यू कहां से ड्राइव करता है? एक अंडरलाइंग एसेट से वो अपनी वैल्यू क्या करेगा? ड्राइव करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ये एक पीस ऑफ पेपर है। क्या है ये? पीस ऑफ पेपर है, और इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर मैंने लिख दिया
अच्छा मुझे बताइए इस पेपर की वैल्यू अभी क्या है एट प्रेजेंट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पेपर? 0। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। बट मैंने इस पेपर पे लिख दिया द होल्डर ऑफ दिस पेपर will have a choice to buy gold at rupees 4,500 per 1 gram per 1 gram on January 1, 24। क्या लिखा है मैंने इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर? प्लीज हियर, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या लिखा है मैंने? द होल्डर ऑफ दिस पेपर विल हैव अ चॉइस टू बाय गोल्ड। अच्छा आज कौन सा तारीख है? आज मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, आज मान लीजिए जनवरी 1, 2023 है, मान लीजिए, ठीक है। और हमने इस पेपर के ऊपर क्या लिख दिया कि जिसके पास ये पेपर रहेगा उसको 1 जनवरी 2024 मतलब कितने साल के बाद? 1 साल के बाद वो बंदा गोल्ड खरीद सकता है। कितने रुपए में? 4,500 रुपीज में, 4,500 रुपये में। कितना? 1 ग्राम गोल्ड। तो ये सक्षम बोलता है कि सर मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट आज खरीदना है। कब खरीदना है? आज खरीदना है। मैंने बोला खरीद ले। तो सक्षम बोलते हैं कितने का रेट है? मैंने बोला आज मुझे तो कितना दे दे। तो सक्षम को मैंने ये इंस्ट्रूमेंट कितने में बेच दिया? इंस्ट्रूमेंट मींस पीस ऑफ पेपर दैट क्रिएट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो सक्षम को मैंने ये इंस्ट्रूमेंट कितने पे दे दिया? 4,500 रुपये में मैंने सक्षम को ये इंस्ट्रूमेंट बेच दिया, ठीक है। और मैंने सक्षम को क्या बोला? मैं सक्षम को क्या बोला? सक्षम ये इंस्ट्रूमेंट, ये कागज का पेपर, ये कागज का टुकड़ा तू मेरे पास कब लेके आना? 1 जनवरी 2024 को लेके आना। मैं तेरे को क्या करूंगा? मैं तेरे को गोल्ड बेचूंगा। कितने में? 4,500 रुपये में। अब मुझे बताइए दुष्यंत सर ने सक्षम को ये पेपर दिया कि 1 साल के बाद सक्षम तेरे को मैं गोल्ड दे दूंगा। कितने रुपए में? 4,500 रुपीज में मैं आपको 1 साल के बाद गोल्ड दे दूंगा। तो जब मैंने सक्षम को ये पेपर दिया तो मुझे क्या लगता है 1 साल के बाद गोल्ड का रेट बढ़ेगा या गिरेगा? मुझे लगता है कि 1 साल के बाद गोल्ड का रेट कम हो जाएगा। और सक्षम ने किस उम्मीद में खरीदा? ध्यान से को, चलो छोड़ दो अभी, दिमाग मत लगाओ। तो सक्षम के पास ये पेपर है, सक्षम के पास क्या है? ये पेपर है। सक्षम ने पेपर कितने में खरीदा? 4,500 रुपये में। और ये इस पेपर के थ्रू सक्षम को कौन सा राइट मिलेगा? ये पेपर सक्षम को राइट दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन दे रहा है? किस चीज राइट दे रहा है? टू बाय 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एट रुपीज 4,500 ऑन। तो सक्षम ने ये इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, दुष्यंत सर ने ये इंस्ट्रूमेंट बेचा है। मुझे बताइए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आज, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आज, पर परफॉर्म कब होता है? फ्यूचर में, ठीक है। अच्छा प्राइस कौन सा है? कौन से प्राइस पे परफॉर्म होगा? हाँ प्राइस भी हम कब डिसाइड करते हैं? प्रेजेंट प्राइस। नाउ अब 1 साल के बाद आते हैं, लेट्स कम टू 1 ईयर आफ्टर। 1 साल के बाद गोल्ड का रेट, 1 साल के बाद गोल्ड का रेट है 6,000 रुपीज। 1 जनवरी 2024 को रेट ऑफ पर ग्राम गोल्ड इज हाउ मच? 6,000 रुपीज। मुझे बताइए क्या होगा? जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है उसको गोल्ड खरीदने का राइट मिलेगा कितने में? 4,500 रुपये में। तो मुझे बताइए सक्षम के पास ये इंस्ट्रूमेंट है तो सक्षम को गोल्ड खरीदने का राइट कितने मिलेगा? मतलब जिस चीज का मार्केट में रेट है कितना, वो चीज सक्षम को कितने में मिलेगी? मतलब सक्षम को कितने का प्रॉफिट हो गया? 1,500 का। 1,500 का कैसे प्रॉफिट हो गया? अच्छा सॉरी, सक्षम ने जब ये इंस्ट्रूमेंट खरीदा तो शुरू में पूरा 4,500 दिया था ना। सक्षम ने जब ये इंस्ट्रूमेंट खरीदा तो पूरा कितना दिया था? 4,500 तो उसने एडवांस में दिया।
तो फ्यूचर में इसको कितना देना पड़ेगा? जब ये अपना ऑप्शन एक्स, जब ये मतलब 1 साल के बाद जब सक्षम मेरे पास आएगा तो क्या दूंगा मैं इसको? गोल्ड दूंगा। कितना? 1 मिनट, गोल्ड दूंगा। लेकिन गोल्ड का 4,500 तो मैं इससे ऑलरेडी ले चुका हूं, तो मैं इसको कितना दूंगा? मैं इसको डायरेक्टली से क्या दे दूंगा? मैं डायरेक्टली इसको इसका क्या दे दूंगा? प्रॉफिट दे दूंगा। कितने का प्रॉफिट दे दूंगा? क्योंकि 4,500 तो इसने मेरे को शुरू में दे दिए थे, तो मैं इसको शुरू में मैं डायरेक्टली इसको कितना दे दूंगा? 1,500 रुपीज में इसको क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा। वट इज 1,500 रुपीज? 1,500 रुपीज इज द प्रॉफिट, नंबर 1। नंबर 2, अगर 1 साल के बाद क्या हो गया? गोल्ड का रेट हो जाता है कितना? 3,000 रुपए। कहने का मतलब है जिस चीज का मार्केट में रेट कितना है, जिस चीज का मार्केट में रेट 3,000 है, उस चीज को सक्षम कितने में खरीदेगा? 4,500 में। क्योंकि जिसके पास ये पेपर है उसके पास क्या है? उसके पास राइट भी है, ऑब्लिगेशन भी है। राइट भी है और कि उसको गोल्ड खरीदना है कितने में? 4,500 रुपये में गोल्ड खरीदना है। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो गया? सक्षम को लॉस हो गया। जिस चीज का मार्केट में रेट कितना है? नहीं, जिस चीज का रेट मार्केट में कितना है? 3,000, वो चीज सक्षम को कितने में खरीदनी पड़ेगी? 4,500 में। ये सुनो, अच्छा, सब सक्षम ने 4,500 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा? सक्षम को कितना वापस कर दूंगा? मैं सक्षम को 3,000 रुपये वापस कर दूंगा। माइनस कितना कर दिया मैंने? जो सक्षम का क्या है? लॉस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली, अब छोड़ दो, 1 मिनट। तो बेसिकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी खुद की वैल्यू क्या है, बट प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे? प्राइस के ऊपर। और प्राइस किसका? किसका प्राइस? गोल्ड। तो बच्चों हमने लिखा है इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच डज नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, बट वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है, जनरेट करता है, क्रिएट करता है। कहां से बच्चों? फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट बेटा? यस, फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ वन और मोर अंडरलाइंग एसेट। ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल देते हैं। अच्छा चलो ठीक है। सीधी सी बात है। तो बच्चों ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये जो पीस ऑफ पेपर था, इसकी खुद की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर? अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट मतलब उस पेपर के अंदर हमने जो क्या डाला है? एसेट डाला है। अब वो एसेट क्या हो सकता है? नहीं, एसेट वो होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? कम ज्यादा होती रहती है, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टीज को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। तो द अंडरलाइंग एसेट in case of derivative contract may be securities, gold, इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एटसेट्रा, the prices of which keeps फ्लक्चुएटिंग। जिसके प्राइसेस क्या होते रहते हैं? हमेशा सेम रहते हैं या फ्लक्चुएट होते रहते हैं? जिसके प्राइस हमेशा क्या होते रहते हैं? फ्लक्चुएट होते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है। अगर प्राइस का रेट एक जैसा है तो क्या लोग उसमें डेरिवेटिव, अच्छा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बेस्ड है? नहीं, स्पेकुलेशन किसके ऊपर बेस्ड है? तुमको क्या लगता है गोल्ड का रेट आने वाले टाइम पे क्या होगा? बढ़ेगा। मुझे क्या लगता है? दोनों पार्टीज फ्यूचर का अंदाजा लगाती है ना? दोनों पार्टीज फ्यूचर का क्या लगाती है ना?
These contracts are based on speculation of the parties. Profit and loss of the parties depend upon what बेटा? पार्टीज का जो प्रॉफिट है, पार्टीज का जो लॉस है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये on the price movement of underlying asset. प्रॉफिट और लॉस जो पार्टी को होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा? ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट. अच्छा, और ये सेटल कब होते हैं? तुरंत सेटल होते हैं, फ्यूचर में सेटल होते हैं? यस. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल्ड इन फ्यूचर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. ये सेटल फ्यूचर में होंगे, बट कौन से प्राइस पे होंगे? सेटल्ड होंगे फ्यूचर में, बट कौन से प्राइस पे सेटल होंगे? दिस विल बी सेटल्ड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. नाउ प्लीज हियर. अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. अच्छा, एक चीज और. डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. पहला जो पार्ट होता है दैट इज फ्यूचर्स, और दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज ऑप्शन. तो बच्चों, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के देयर आर टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज व्हाट बेटा? जो पहला टाइप होता है दैट इज फ्यूचर. जो सेकंड टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? ऑप्शन. फ्यूचर्स में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर्स? हाँ, फ्यूचर में द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन प्रेजेंट at predetermined by price, but is settled in फ्यूचर. कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, आज के प्राइस पे होगा, पर सेटल कैसे होगा? फ्यूचर में. एक एग्जांपल लेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. दुष्यंत सर बाइस. दुष्यंत सर क्या बाय करते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का. मैं क्या बाय करता हूं? या एक मिनट दुष्यंत सर promises to buy 100 shares of Reliance Industries Limited after 1 month at rupees 3,200. At rupees 3,200 when the current market price of RIL was 3,000 rupees. चलो,
ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है बच्चों, टेल मी। तो मैं प्रॉमिस करता हूं, क्या प्रॉमिस करता हूं? हाँ, और इसमें एक मिनट, द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹100। मैंने कौन सा ऑप्शन, मैंने क्या किया बच्चों? अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अच्छा, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अंडरलाइन, अच्छा इस केस में अंडरलाइन एसेट क्या है? रिलायंस कंपनी का शेयर है। आज रिलायंस का मार्केट में रेट क्या है? एग्जांपल 3,000 रुपए का रेट है आज की तारीख में। आज की तारीख में रेट कितना है? इन टुडेज डेट द रेट इज 3,000 रुपीज, रिलायंस का एक शेयर है। बट मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया कि मैं 2 महीने, 1 महीने के बाद आपसे रिलायंस का शेयर कितने में खरीदूंगा? 3,000 में। मैं कौन हूं? बायर ऑफ फ्यूचर हूं। मैं क्या हूं? तो दुष्यंत सर इज बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और रमेश क्या है? कोई भी इंसान। एक्स इज सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, ये 100 रुपए क्या दिया है मैंने? ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है इसके लिए मुझे चार्ज कितना देना पड़ा स्टॉक एक्सचेंज को? 100 रुपए का मुझे क्या देना पड़ा? चार्ज देना पड़ा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए। अब बच्चों नाउ, इफ शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस आफ्टर 2 months या आफ्टर 1 month is rupees 10,000, sorry, is rupees 5,000, calculate the profit of Dushyant sir। अगर रिलायंस के शेयर का प्राइस 1 महीने के बाद कितना है? 5,000 रुपए है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू नीड टू कैलकुलेट, व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज, यू नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ दुष्यंत सर। बताइए कितना है? अगर 1 महीने के बाद रिलायंस के शेयर का प्राइस 5,000 रुपए है, तो बताइए दुष्यंत सर का प्रॉफिट कितना है? 1,800। ऑनलाइन वाले बच्चों, विल समवन ट्राई कि दुष्यंत सर का प्रॉफिट कितना है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ? बेटा ये लेनोवो कौन है? लेनोवो, प्लीज अपना नाम बताना एक बारी। हम्म। अरे कश्मीर, ओके, वेलकम बेटा, वेलकम। हम्म। अच्छा सॉरी, 100 शेयर्स है। इधर देखो, अब अपन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 महीने के बाद रिलायंस के शेयर का प्राइस कितना हो गया? 5,000 रुपये हो गया। तो बच्चों आंसर कैसा होगा? तो जिस चीज का प्राइस कितने का है? 5,000 रुपये का है मार्केट में, वो चीज मैं कितने में बाय करूंगा? 3,200 में। तो द अंडरलाइंग एसेट हैज द प्राइस ऑफ ₹5,000, but Dushyant sir will buy it for ₹3,200। जिस चीज का रेट मार्केट में 5,000 है, जिस चीज का रेट मार्केट में कितना है? 5,000 है। बच्चों मैं उस चीज को, मुझे उस चीज को बाय करने का राइट कितने मिलेगा? आई विल बी गेटिंग द राइट टू परचेज दैट थिंग फॉर 3,200। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000 माइनस 3,200, सो प्रॉफिट कम्स टू 1,800। लेकिन मेरा यहाँ पे 100 रुपए एक शेयर के ऊपर कितना? एक शेयर के ऊपर मेरा 100 रुपए खर्च भी हुआ है।
द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ₹100 पर शेयर। तो मैंने पर शेयर के ऊपर कितने रुपए खर्च किया है? 100 रुपए। तो 100 माइनस 1800 माइनस कितना होता है? 1700 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो 1700 इंटू 100 कम्स टू हाउ मच? 1,70,000 इज माई प्रॉफिट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस कॉन्ट्रैक्ट एज? वी कॉल दिस कॉन्ट्रैक्ट एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। We call this contract as what beta? Future contract. अब इसको उल्टा कर लो। अब इसको क्या कर लो? उल्टा कर लो। इसी में एक और क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द लॉस ऑफ दुष्यंत सर if the price of RIL after 1 month is rupees 1,900। अगला सवाल कि आप दुष्यंत सर का क्या कैलकुलेट कीजिए? दुष्यंत सर का लॉस कैलकुलेट कीजिए अगर रिलायंस के एक शेयर का प्राइस एक महीने के बाद कितना है? 1900 रुपए। क्या होगा अगर रिलायंस के एक शेयर का प्राइस एक महीने के बाद 1900 रुपए? तो यू हैव टू कैलकुलेट लॉस ऑफ दुष्यंत सर। कितना होगा मेरा लॉस? कैलकुलेट करो। 1,20,000। एक मिनट। आंसर द अंडरलाइंग एसेट हैज अ प्राइस ऑफ ₹1,900। तो जिस चीज का रेट 1900 है, जिस चीज का रेट कितना है? जो अंडरलाइंग एसेट 1900 में अवेलेबल है, लेकिन मुझे कितने में खरीदना पड़ेगा? बिकॉज आई हैव द राइट टू बाय। ठीक है, द अंडरलाइंग एसेट हैज प्राइस ऑफ 1900 बट दुष्यंत सर विल हैव टू परचेज इट फॉर ₹3,000। तो लॉस कितने का हो गया? तो लॉस इक्वल टू 3,000 माइनस 1900। एक मिनट, कितना हो गया? 1100, 1100 ना? हाँ। अब इसमें क्या होगा बच्चों? 100 रुपये मैंने ऑलरेडी प्लस 100 रुपये मैंने प्लस 100 रुपीज मैंने ऑलरेडी क्या किया है? 3,000 था ना? हम्म। दुष्यंत सर प्रॉमिसेस टू बाय 100 शेयर ऑफ, अरे सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 3,200 पे खरीदने का प्रॉमिस किया। अरे बाप रे, मर गया मैं तो। 3,200 माइनस 1900 कितना होता है? 1,000 प्लस 100 रुपये मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। एक शेयर के ऊपर मुझे 100 रुपये मैंने क्या किया है? ये इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए 100 रुपये क्या था? 100 रुपये प्रीमियम था। क्या था? 100 रुपये प्रीमियम था। प्रीमियम मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्यूचर, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आप क्या करते हो? पैसे देते हो। जो ब्रोकर को आप पैसे दो वो कितना है? तो मेरा लॉस कितना हो गया? इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो 1400 इंटू 1000, सॉरी 100 शेयर ना? तो नेट लॉस कितना हो गया आपका? नेट लॉस हो गया क्या? 1300 में अपने प्लस क्यों किया, ये पूछ रहे हो क्या? क्यों आपका 1300 लॉस हो गया? प्लस आपने 100 रुपये खर्च किया था ना? ये जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर किया है आपने इस ऑप्शन को खरीदने के लिए, आपने शुरू में कितना दिया था?
द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹100, मतलब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करने के लिए, इस अंडरलाइंग एसेट वाले कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करने के लिए आपने इनिशियली अपनी जेब से एक शेयर के ऊपर कितना रुपए दिया था? 100 रुपए। तो आपने ब्रोकर को चार्ज दिया था, तो ये आपका लॉस हो गया। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? करंट कॉन्ट्रैक्ट है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है? देखो, एक होता है कैश कॉन्ट्रैक्ट। कैश कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप इमीडिएटली स्पॉट ट्रेड। क्या होता है स्पॉट ट्रेड में? क्या होता है, आप इमीडिएटली पैसे देते हो और T+2 के अंदर आपके अकाउंट में क्या जाते हैं? शेयर आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अंडरलाइंग एसेट का परफॉर्मेंस कैसा होता है। अब यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट कुछ कुछ भी हो सकता है। जैसे जिस भी चीज का रेट फ्लक्चुएट होता है, जिस भी चीज का रेट क्या होता है? सेंसेक्स। सेंसेक्स कितने का है आज की तारीख में दादा? सेंसेक्स कितने का है आज? 63,000 का है। निफ्टी कितने का है? 21,000 का है। बैंक निफ्टी क्या है? अराउंड 42,000 पॉइंट्स है। क्या है ये? ओए क्या है ये? पॉइंट्स है। क्या है ये? पॉइंट्स है। क्या नहीं से इनकी वैल्यू बढ़ती है कम होती है? बढ़ती भी है कम भी होती है, रोज चेंज होती है। ये सुनो, ये पॉइंट्स है। क्या है ये? और ये क्या है बच्चों? इनको हम क्या बोलते हैं? सेंसेक्स, निफ्टी, ये इंडेक्सेस हैं या इंडाइसिस बोलते हैं। कई लोग इनको क्या बोलते हैं? इंडाइसिस, इंडेक्स। ये क्या है बच्चों? सेंसेक्स आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज के जो मेन 30 शेयर्स हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पे क्या फिक्स होता है? सेंसेक्स। जो स्टॉक एक्सचेंज के कितने शेयर्स हैं? 30 मेन शेयर होते हैं, वो डिपेंड करते हैं क्या, वो किसका बेसिकली वो हमको क्या बताते हैं? मतलब सेंसेक्स बढ़ेगा या कम होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? 30 शेयर्स के प्राइसेस पे। किसके प्राइसेस पे? 30 शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ेगा या गिरेगा, उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है? कि सेंसेक्स। निफ्टी 50 शेयर्स। और बैंक निफ्टी आई थिंक, नहीं नहीं, आई थिंक एक बार आशीष सर से पूछना। 15 बैंक्स। कितने बैंक्स बच्चों? 15 बैंक्स। एक मिनट। हम्म हम्म, सर को भी। यस, इधर देखो, ये बैंक निफ्टी है, 45,000 है। देखो बैंक निफ्टी में कौन कौन सी कंपनीज है? इधर देखो, ये क्या है बच्चों? ये बैंक निफ्टी कितने पॉइंट पे है ये भी? 45,634। कौन कौन सी बैंक है इस पे? HDFC, ICICI, SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, IDFC, फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक। कितने बैंक हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 बैंक है। तो 12 बैंक के स्टॉक्स के ऊपर, 12 बैंक के स्टॉक्स में जो भी मूवमेंट होते हैं, रोज बैंकिंग शेयर के प्राइस बढ़ते गिरते हैं, उसको हमने वेट दिया है। क्या दिया है? वेट। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1 रुपए को हमने 5 पॉइंट का वेट दिया है। कितने पॉइंट का? तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 1 रुपए बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 1 रुपए गिरेगा तो बैंक निफ्टी, ये जो आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है ये 46, ये 5 पॉइंट क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 12 बैंक्स के परफॉर्मेंस के ऊपर, किसके ऊपर? 12 बैंकिंग स्टॉक के परफॉर्मेंस के ऊपर क्या क्या ऊपर नीचे होता है? बैंक निफ्टी। और सबसे ज्यादा वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है, सबसे ज्यादा वोलाटाइल अगर कोई है तो वो क्या है? बैंक निफ्टी। और डेंजर बच्चों, रोज बैंक निफ्टी में लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं और रोज बैंक निफ्टी में लोग करोड़ों रुपए गंवाते हैं। क्या करके? यही जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बहुत डेंजर कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसे? इधर देखो, अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? बैंक निफ्टी को क्या कर सकते हैं अपन?
हम चाहें तो प्लीज आ जाओ मैडम, हम चाहें तो बैंक निफ्टी को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कितना रेट था, एक एग्जांपल देता हूँ, 12 स्टॉक। तो बैंक निफ्टी में कितने स्टॉक्स हैं टोटल, सॉरी, बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ, अब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी में, व्हाट यू वांट टू डू इज, तो आपने खरीद लिया, मान लो कितने में, अभी मान लो 46,534 में आपने क्या कर लिया, बाय कर लिया। तो यू बॉट, व्हाट डिड यू बाय, बैंक निफ्टी। और आपका जो डेट है कॉन्ट्रैक्ट का, कितने का टाइम है, मान लो 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। ये आपका कौन सा प्राइस है, प्रीडिटरमाइंड प्राइस है। एक महीने के बाद बैंक निफ्टी का प्राइस होता है मान लो 50,000। एक महीने के बाद बैंक निफ्टी का प्राइस कितना होता है, जिस चीज का रेट कितना है, एक महीने के बाद जिस चीज का रेट कितने में है, जिस चीज का रेट एक महीने के बाद 50,000 रुपए, वो आप कितने में खरीदोगे, 46,534 माइनस कितना, कितने का प्रॉफिट हो गया आपका, कितने का प्रॉफिट हो गया, 4,566। नहीं समझा प्रॉफिट कैसे आया, ये मेरा क्या हो गया, प्रीडिटरमाइंड प्राइस हो गया। एक महीने के बाद अगर उसका चीज, उसका प्राइस कितना हो गया, बैंक निफ्टी कितने का हो गया एक महीने के बाद, 50,000 का। बैंक निफ्टी एक महीने के बाद कितने का हो गया, तो जिस चीज का रेट एक महीने के बाद 50,000 है, वो मैं कितने में बाय करूंगा, 46,534। तो टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हो गया। हाँ लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे को फ्री में नहीं मिला होगा, इसके लिए मैंने क्या दिया होगा, कुछ प्रीमियम दिया होगा। क्या दिया होगा, जो आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए पैसे दो, मान लो प्रीमियम कितने का गया मेरा, 500 रुपये, तो कितना हो गया बच्चों, 4,066 रुपीज़ मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मान लो एक महीने के बाद, मान लो एक महीने के बाद बैंक निफ्टी हो जाता है 41,000, मतलब ऊपर आ गया नीचे आ गया, जिस चीज़ का मार्केट में रेट कितना है 41,000, वो मुझे कितने में बाय करनी पड़ेगी, 46,534, मतलब मेरा लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 5,634 का लॉस, प्लस मैंने कितने रुपए खर्च किया था, टोटल मेरा तो ये हो गया बच्चों। अरे बच्चों बैंक निफ्टी में रोज बर्बाद होते हैं, ये तो अपन ने, अच्छा इसको लॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो मैंने कितना लॉट बाय किया था बैंक निफ्टी का, एक ही लॉट बाय किया था। अगर मान लो मैंने 10 लॉट बाय किए होते, कितने लॉट बाय किए होते, तो जो भी प्रॉफिट है वो भी मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाता, और जो लॉस है वो भी क्या होता, मल्टीप्लाइड बाय। इसलिए आप देखना बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करने वाले लोग बहुत बर्बाद होते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। हाँ अरे मैं बोलता हूँ किसी को भी नहीं करना चाहिए, वही जो तुम यूट्यूब पे देखते हो ना, वो दे आर बेसिकली यूट्यूबर। आप देखो ना हर यूट्यूबर जो बैंक निफ्टी का ट्रेडर बन के आएगा आपके सामने, 2 महीने के बाद वो कोर्स बेचने लगता है। देखा है आपने, कि दोस्तों कैसे हैं आप लोग, और आज मैंने कमाए 40 लाख रुपए। अच्छी बात है 40 लाख कमा रहे, बट 2 महीने के बाद ये क्या करेगा, तुमको इन्फ्लुएंस करेगा। 2 महीने के बाद क्या करेगा, ही वुड स्टार्ट सेलिंग द कोर्स, ही वुड स्टार्ट सेलिंग द कोर्स, कि भाई मैं तुमको सिखा दूंगा, सारी स्ट्रेटेजीज बना दूंगा, और तुम भी क्या कर सकते हो, करोड़ों बना सकते हो। कभी भी नहीं बचे। अपने रौनक सर जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, वो भी 15 लाख रुपए निपटा चुके ना, 10 से 15 लाख रुपए वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में निपटा चुके। 25 लाख रुपए मैं निपटा चुका हूँ। नहीं मैं ऑप्शन नहीं, मैं इंट्राडे में, किसमें, इंट्राडे तो और डेंजर है। तो भाई हाँ, बट मेरा पूरा का पूरा जो 25 लाख मैंने डुबाया, मैंने पूरा 25 लाख क्या किया, रिकवर। डुबाने में 1 ही साल लगा, रिकवर करने में इट टुक मी 6 years। रिकवर करने में इट टुक मी 6 years टू रिकवर। और रिकवर कैसे हुआ है, इन्वेस्टमेंट करके, नॉट इंट्राडे। अच्छा शेयर खरीदा, जैसे एग्जांपल आईटीसी खरीदा, 230 रुपए में खरीदे 5,000 शेयर, आज कितने का है, 450 रुपए का है। रिलायंस खरीदे 1,000 शेयर, रिलायंस तो मेरे पास 5,000 शेयर, 3,000 शेयर थे,
बट मैंने 2000 कोविड में बेच दिया। अगर वो नहीं बेचता तो आज मैं मतलब अलग लेवल पे होता। रिलायंस के मेरे पास 1000 शेयर, आई बॉट देम एट 2200, मतलब वो महंगे ही खरीदे मैंने, कोविड के बाद खरीदे। तो कितने में खरीदे? कोविड के पहले के जो रिलायंस थे मेरे पास वो 1100 रुपये खरीदे हुए थे, लेकिन वो मैंने कोविड के टाइम में डर के मारे 1300 में ही बेच दिए। और कितने शेयर थे? 2-3 हज़ार शेयर थे मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने वापस से क्या खरीदे कोविड के बाद। मैंने समझा नहीं यार मेरे को क्या बनने का है, इन्वेस्टर। बट स्टिल, एक मिनट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है सबको? पक्का? अब मैं आपके ऑनलाइन वाले बच्चों, रक्षा, मुस्कान, कश्मीर जी, अरुण जी, आर यू क्लियर विथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, एक प्राइस फिक्स करते हैं, उस प्राइस पे हम उस प्राइस पे हमको क्या मिलता है? चॉइस मिलता है। मतलब वही प्राइस हमारा क्या होता है, ये प्राइस जो है, ये प्राइस जो है हमारा बेसिकली क्या होता है, जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। कौन सा प्राइस बोलते हैं हम इसको? और स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करता है कि हमको प्रॉफिट होगा फ्यूचर में या लॉस होगा। तो ये प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है। सेटल होता है कौन से प्राइस पे? नहीं, सेटल तो आज की प्राइस पे होगा, बट डिपेंड किसके, मतलब मेरा प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में प्राइस कौन सा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्लीज शेयर। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये हो गया फ्यूचर्स। इसको एक स्टेप आगे लेके जाओ। अब फ्यूचर में प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? फ्यूचर में यू कैन नॉट लिमिट योर लॉस, यू कैन नॉट लिमिट योर। फ्यूचर का एक डिसएडवांटेज है, जैसे कि यहां पे मैंने मान लो 46,534 में मैंने क्या खरीदे थे? 10 लॉट खरीदे थे। कितने लॉट खरीदे थे? ठीक है, और एक महीने के बाद इसका प्राइस कितना हो गया? 40,000। मेरा लॉस कितने का हो गया? 6,534 इंटू 10 कितना हो गया? 65,344 प्लस एक लॉट के ऊपर मैंने 100 रुपए दिया था, तो कितना? 10 मतलब प्लस 1000 रुपए, ये मेरा लॉस हो गया। तो यहां पे ना बच्चों, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने लॉस को क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते। किसको कंट्रोल नहीं करते? लॉस के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जितना तुम्हारा शेयर का प्राइस गिरता जाएगा तुम्हारा उतना क्या होगा। अब बच्चों ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, अब अगली हेडिंग अपन डालेंगे कौन सा बच्चों? ये क्या है बच्चों? ये फ्यूचर जैसे ही है, बट फ्यूचर का क्या है? एडवांस्ड वर्जन है। फ्यूचर का क्या है? दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर द एडवांस्ड वर्जन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, and in these contracts the investor has a choice to limit his loss, has a choice, एक मिनट, to put a limit on his total loss। बच्चों इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इन्वेस्टर के पास क्या है? इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इन्वेस्टर के पास एक चॉइस है, क्या है? कि वो अपनी टोटल लिमिट क्या कर सकता है? टोटल लॉस को क्या कर सकता है? रोक सकता है। ठीक है ना? टर्मिनोलॉजीज रिलेटिंग टू ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है स्ट्राइक प्राइस। क्या है बच्चों? व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? स्ट्राइक प्राइस क्या है? प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो पहले से फिक्स्ड प्राइस होता है जिसके ऊपर आप ऑप्शन को क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। प्री डिटरमाइंड प्राइस at which the option will be exercised।
इट्स अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, जिसके ऊपर क्या होगा बच्चों, जिस प्राइस पे क्या होगा, ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है। प्रीमियम, द अमाउंट पेड बाय द ऑप्शन बायर, टू परचेज द ऑप्शन। द अमाउंट पेड बाय द ऑप्शन बायर, जो अमाउंट पे करता है किस लिए, परचेज करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीमियम। ऑप्शन राइटर, नेक्स्ट वन है ऑप्शन राइटर। क्या होता है ऑप्शन राइटर, ऑपोजिट पार्टी। कौन सी पार्टी, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। डी, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, द परचेजर ऑफ कॉल ऑप्शन हैज अ राइट but not an obligation to buy the underlying asset. Put option, the purchaser of put option has a right but not an obligation to sell the underlying asset. ठीक है, तो जो पुट ऑप्शन परचेज करता है उसको क्या मिलता है, ई नो राइट्स, ऐसे रहेगा। द ऑप्शन राइटर does not have any right under options contract. He just gets the premium and is under obligation to buy or sell the underlying asset when the purchaser of the option exercises the option. When the purchaser of option, what बेटा, जब ऑप्शन का परचेजर, ऑप्शन क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, तो ऑप्शन राइटर के पास कोई राइट नहीं। चलिए
डन बच्चों? चलिए अब हम ऑप्शंस काउंटर की बात करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बेसिकली दो टाइप के ऑप्शन होते हैं। यहां तक लिखा है सब लोगों ने? चलिए कुछ समझा होगा, कुछ नहीं समझा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अभी हम देखेंगे। तो जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, क्या करते हैं? एक मिनट, फ्यूचर सबको समझा था पक्का एकदम अच्छे से? अब ये फ्यूचर का ही सेम है, बट फ्यूचर से थोड़ा सा आगे। फ्यूचर में एक प्रॉब्लम थी क्या, कि आप अपने लॉस को रोक नहीं सकते। आप अपने लॉस रोकने का एक ही तरीका है, क्या? कॉन्ट्रैक्ट बेच दो। मतलब खरीदने का ऑप्शन है तो खरीद लो, और बेचने का ऑप्शन है तो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट ऑप्शन इज अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लोग बर्बाद यहां पे भी होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन। एंड दूसरा क्या है? तो ऑप्शन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, अगर आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना है। पहला होता है कॉल ऑप्शन, और दूसरा होता है, तो कॉल ऑप्शन में दो पार्टीज होती हैं। पहला, और दूसरा क्या होता है? ऑप्शन राइटर है, या इस सेलर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ये सेलर। पुट ऑप्शन के अंदर भी दो पार्टी होती हैं। पहला, और दूसरा क्या था? लिखो लिखो लिखो। और दूसरी पार्टी होती है ऑप्शन राइटर। इसके पास क्या है? राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय, टू, प्लस इसको क्या करना पड़ता है? हैज टू पे प्रीमियम। प्लस इसको क्या करना होता है? इसको ऑप्शन परचेज करने के लिए क्या पे करना पड़ता है? ही हैज टू पे अ प्रीमियम टू परचेज द ऑप्शन। ही हैज टू पे व्हाट बेटा? he has to pay a premium to purchase the option. Option writer, no rights. If buyer of call option buys, he has to sell, plus he gets the premium. इसको क्या मिलता है? दूसरा, दूसरा क्या है? बायर ऑफ पुट ऑप्शन, व्हाट राइट ही हैज? बायर ऑफ पुट ऑप्शन के पास कौन सा राइट है? बायर ऑफ पुट ऑप्शन के पास कौन सा राइट है? हैज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सेल। हैज राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन, मतलब इसको खरीदने का राइट है, बट पर जिम्मेदारी नहीं, खरीदा तो भी इसका कोई कुछ बिगाड़, बट नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल। प्लस इसको क्या देना पड़ता है? he has to pay प्रीमियम। ऑप्शन राइटर, नो राइट्स, इसको कोई राइट्स नहीं मिलते। व्हेन द बायर exercises the option, he has to buy, प्लस क्या मिलता है इसको? he gets the premium, प्लस he gets the premium।
चलो अब अपन इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो अपन ने थियरी पढ़ी है उसको अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल परिवेश में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? लिख ले सब लोगों ने इतना। डन। एक क्वेश्चन लिखेंगे। रमेश बाइस कॉल ऑप्शन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रमेश क्या बाय करता है? कॉल ऑप्शन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। और ए प्रीमियम ₹10। बी स्ट्राइक प्राइस ₹90। करंट मार्केट प्राइस 120। डी सेटलमेंट डेट आफ्टर 2 month। सेटलमेंट डेट कब की है? 2 month। कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ रमेश इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ रमेश इफ द प्राइस ऑफ RIL after 2 month is ₹170 on 1000 shares। चलिए लेट्स कैलकुलेट। एक मिनट। ऑल्सो कैलकुलेट द लॉस ऑफ रमेश if price of RIL after 2 months is ₹70 and advise Ramesh whether he must exercise the option or not। चलिए और रमेश को एडवाइस भी कीजिए कि उसे ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं एक मिनट
आज एकदम अकाउंट्स वाला फील आ रहा होगा ना। चलो स्टार्ट करें। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, उसने क्या बाय किया है? रमेश बाइज कॉल ऑप्शन। तो जो कॉल ऑप्शन बाय करता है उसके पास क्या होता है? राइट टू बाय होता है, राइट टू सेल होता है? राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के भी भाग सकता है। ठीक है, प्रीमियम कितना पे किया उसने? 10 रुपए। स्ट्राइक प्राइस कितना है? 90। करंट मार्केट प्राइस, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा, अगर मान लो ये प्राइस नहीं लिखा होता तो अपन इसके उधर ऊपर सेटलमेंट करते, मतलब अगर और कोई प्राइस दिखाया नहीं होता तो अपन सेटलमेंट किसके ऊपर करते? हाँ, लेकिन यहाँ पे बताया है कि प्राइस आफ्टर 2 मंथ्स, तो सेटलमेंट डेट आफ्टर 2 मंथ्स। कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ रमेश इफ प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 2 मंथ इज कितना? 170। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। पहले अपन आंसर ए का लिखेंगे। इफ प्राइस आफ्टर 2 मंथ्स is rupees 170, profit of Ramesh will be कितना? 170 माइनस कितने में परचेज किया उसने? मतलब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सुनो, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। जिस चीज का रेट मार्केट में 2 महीने के बाद कितना है, उस चीज को रमेश कितने में बाय करेगा? ही हैज राइट, एक मिनट, ही हैज राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय। तो जिस चीज का रेट मार्केट में 170 है 2 महीने के बाद, तो उस चीज को खरीदने का राइट रमेश के पास कितने रुपए में है? 90 में। तो मतलब प्रॉफिट है या लॉस है? पक्का प्रॉफिट है। जिस चीज का रेट, जो चीज मार्केट में 170 मिल रही है, अगर वही चीज आपको 90 मिल जाए तो आपका प्रॉफिट है लॉस है? कितने रुपए का प्रॉफिट है? 80 रुपीज का प्रॉफिट है। तो 170 माइनस 90, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 80 रुपीज प्रॉफिट। लेकिन कब? जब वो ऑप्शन को क्या करे? एक्सरसाइज करे, जब वो एक्चुअली में क्या करे? बाय करे। रुपीज 80 रुपीज प्रॉफिट माइनस 10 रुपीज प्रीमियम जो उसने पे किया है। अरे 10 रुपीज का प्रीमियम पे किया ना आपने पर शेयर के ऊपर, तो कितना हो गया? कितने शेयर्स के ऊपर? 1000। तो टोटल कितना हो गया? 70,000 रुपीज प्रॉफिट। कब? इफ रमेश एक्सरसाइजेज द ऑप्शन। अगर रमेश ने ऑप्शन क्या किया? अगर रमेश ने एक्सरसाइज ऑप्शन को एक्सरसाइज किया तो उसको इतना का प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा बी क्या है? इफ प्राइस ऑफ RIL आफ्टर 2 मंथ इज ₹70। नाउ इफ प्राइस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आफ्टर 2 मंथ इज हाउ मच? इज ₹70। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर का प्राइस 2 महीने के बाद अगर कितने रुपए का है बच्चों? 70 रुपीज का है, तो क्या होगा? एक मिनट, 70, देन लॉस ऑफ रमेश विल बी, एक मिनट, मतलब जिस चीज का मार्केट में रेट कितना है? 70 रुपए, वो चीज रमेश कितने में एक्स खरीदेगा? 90। मतलब कितने का लॉस है? 20 रुपए का लॉस है। तो इट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस राइट प्राइस। या डायरेक्टली जो चीज़ का रेट 90 है उसको अपने को 70 में खरीदना है, तो कितने का लॉस है? प्लस 10 का प्रीमियम अपने ऑलरेडी पे किया। तो अगर इफ रमेश एक्सरसाइजेज द ऑप्शन, he will suffer a loss of rupees 30 into 1000 is equal to 30,000. Now, if Ramesh does not exercise the option, बच्चों अगर रमेश ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो कितने का लॉस होगा?
अगर रमेश ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, ही है, देखो, द वन हु बाइज ऑप्शन, ही हैज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय। उसका राइट है बाय करने का, बट उसका ऑब्लिगेशन, तो अगर वो भाग जाए, क्या हो जाए, वो बोले मेरे को ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना है, तो उसका लॉस क्या है? नहीं, प्रीमियम पे किया ना। हाँ, तो उसका लॉस क्या? इफ इट इज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन, हिज लॉस विल बी ₹10 इंटू 1000 इज इक्वल टू, तो व्हाट, इसमें अपने को क्वेश्चन में बताना है कि उसको ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वाले केस में करना चाहिए और सेकंड वाले केस में नहीं करना चाहिए। सेकंड वाले केस में ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो 30,000 से निपट जाएगा, और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो सिर्फ कितने से निपटेगा? 10,000 से। तो इन केस बी, रमेश शुड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, एंड इन दिस केस उसका सिर्फ किया जाएगा, he will just lose his premium। और उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ अपना क्या लूज करेगा? प्रीमियम लूज करेगा। लेकिन अगर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता तो तुम्हारे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं होती, सिर्फ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मौका है कि तुमको अगर कॉन्ट्रैक्ट लेना नहीं है तो भाग जाओ तुम। तो इस केस में ऑप्शन राइटर ऑपोजिट पार्टी को क्या मिलेगा? इस केस में ऑपोजिट पार्टी कौन है? ये तुम कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया तुमने? ये ऑप्शन राइटर के साथ किया है। किसके साथ किया है? तो तुम अगर भाग गए तो ऑप्शन राइटर को क्या मिलेगा? सिर्फ 10,000, बस, और कुछ भी नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? प्रीमियम, हाँ, ये देखो ऊपर थियरी अपन ने क्या लिखा है, देखो, रीड दिस थियरी। इज दैट क्लियर? तो ऑपोजिट पार्टी ऑप्शन राइटर तो सिर्फ इसलिए बैठी है कि वो तुमको जुआ खिलाना चाहती है और कुछ नहीं। तो कहना से ये पूरा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ये किसके ऊपर आधारित होता है? स्पेक्यूलेशन। एंटायर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब अंदाजे लगाने के ऊपर आधारित है ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा। इज दैट क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेंगे। एग्जैक्टली exactly। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप अच्छे से, जैसे मैं जो करता हूँ स्टॉक मार्केट में वो सट्टा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कल, यस्टरडे मैंने क्या खरीदा, कल मैंने कुछ नहीं खरीदा, परसों मैंने इंडियन टोबैको कंपनी के रेट गिर गए थे बहुत, 4-5% नीचे था आईटीसी, तो मैंने 10 शेयर खरीद लिया आईटीसी के। अब ये सट्टा नहीं था, ये स्पेकुलेशन नहीं था। देखो ऑप्शन में तुम स्पेकुलेट करते हो कि एक महीने में बढ़ जाएगा, एक महीने में गिर जाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल एनालिसिस करता हूँ कि 1 साल के बाद या 10 साल के बाद सिगरेट पीने वालों की संख्या बढ़ेगी। आईटीसी का मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है? सिगरेट से। और मुझे पता है कि लोग सिगरेट पीना कम करने वाले नहीं है बच्चों। यूथ की पॉपुलेशन बढ़ेगी मतलब सिगरेट का कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है, इसलिए बिंदास खरीदो। मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता हूँ, तो मेरा स्पेकुलेशन नहीं होता, मैं शॉर्टी के आधार पे खरीदता हूँ। अब देखो वो भी गलत हो सकता है, हाँ, लेकिन ये तो बर्बाद करने वाला नहीं। आजकल मोस्ट मोस्ट ऑफ द लोग ये यूट्यूब देख देख के, जो पुराने लोग हैं जो और मैं भी धक्का खा चुका हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली समझदार इन्वेस्टर बन गया हूँ, नहीं, मैं क्या खा चुका हूँ, यस आई हैव सीन लॉट ऑफ हिकअप्स, और उसके बाद मैं क्या किया है, ये डिसाइड किया कि नहीं भाई ये सब बेकार है। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, 1 मिनट, ये सबको समझा ऑनलाइन वाले? लास्ट सर, लास्ट लाइन में लूज हिज प्रीमियम के पहले क्या लिखा है? जस्ट जस्ट ही विल जस्ट लूज हिज प्रीमियम। रक्षा आप यहां कब आ रहे हो? कब आ रही रक्षा यहाँ? ये कहां से है? रक्षा कहां से सर हो अभी आप? कुछ कंफर्म नहीं है। क्या? अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अरे बाप रे, ऐसा मत करो, आ जाओ, 1 महीने 1.5 महीने के लिए भी, 2 महीने के लिए भी यहाँ आओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। यस सर, लास्ट लास्ट में आ जाऊंगी। कहाँ से हो बेटा आप? बैतूल। बैतुल, ओके चलो। यस। क्वेश्चन लिखते हैं, वापस से एक क्वेश्चन लिखेंगे।
प्लीज हियर, एक और क्वेश्चन लिख, एक मिनट, ये सबको समझा? सैफ, शाहिद, अरुण, डिड एवरीवन यस सर। अंडरस्टैंड दिस? यस सर। पक्का? अभी एक और देखो, अभी एक और देखेंगे। मिस्टर के is an option writer of call option. मिस्टर के क्या है? ऑफ कॉल ऑप्शन. Calculate his profit on basis of following figures. A. S buys call option at rupees 50. Sorry, S buy call option at premium of rupees 5, comma, strike price 75, current market price 68. दूसरा, N buys call option at premium of rupees 10, strike price 95, current market price 97. चलो, दो केस में अपने को बाय करना है. किसका प्रॉफिट बाय करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है? के कौन है? खरीदने वाला या बेचने वाला? ऑपोजिट पार्टी है. क्या है? ऑपोजिट पार्टी. तो याद रखना, जो एस और एन का लॉस होगा, जो एस और एन का क्या होगा, वो के का क्या होगा? वो के का प्रॉफिट होगा. चलो प्लीज हियर, सारे लोग ध्यान से देखना. ए देखेंगे, एस कितने में बाय कर रहा है, प्रीमियम कितने पे कर रहे हैं? ओके, एस पेज a premium of rupees 5, strike price 75. तो अच्छा, इसको प्राइमा फेसी प्रॉफिट है लॉस है? 75 की चीज, मतलब जिस चीज का मार्केट में रेट कितना है, वो कितने में खरीदेगा? तो लॉस ऑफ एस इज इक्वल टू कितना? 75 माइनस 68 इज इक्वल टू प्लस 7 एंड प्रीमियम ऑफ रुपीज 5. तो टोटल लॉस कितना हो गया? टोटल लॉस इज इक्वल टू 12. तो क्या वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? एस, बच्चों एस को 12 अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो उसको 12 रुपए का लॉस है एस को, और अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता तो 5 ही रुपए का लॉस है. सो एस ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? तो इन दिस केस एस विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन. तो इस केस में एस जो है वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो एस विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन. ठीक है, तो ही विल लूज कितना? जस्ट ₹5, विच विल बी अ गेन. जो किसका फायदा होगा? विच विल बी अ गेन टू, which will be again to option writer. I hope it makes a sense.
ऐसे अभी कम से कम 10-12 क्वेश्चंस करेंगे हम, हाँ? मैं नहीं चाहता कि एक भी मार्क्स ऑप्शन में जाए। दूसरा बी, सेकंड केस देखो, n buys, now n pays a premium of ₹10। n कितने का प्रीमियम पे करता है? 10 का प्रीमियम पे करता है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कितना है? करंट मार्केट प्राइस कितना है? मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट है? तो द प्रॉफिट ऑफ n, कॉल ऑप्शन वाले को राइट होता है बाय करने का, प्रॉफिट ऑफ n इफ ही एक्सरसाइजेज द ऑप्शन, कितना है? 97। जिस चीज का रेट मार्केट में कितना है वो कितने में खरीदेगा? 95। तो 97 माइनस कितना है? ₹2 का उसको क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑफ 2, तो प्रॉफिट माइनस स्ट्राइक प्राइस क्या है? 2 माइनस कितना? स्ट्राइक प्राइस कितना है? 10। अरे सॉरी 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 सॉरी, स्ट्राइक प्रीमियम, प्रॉफिट माइनस प्रीमियम। तो बच्चों अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो, अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो उसको प्रॉफिट है लॉस है? अच्छा, तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर, सुनो सुनो सुनो, अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो उसको ₹8 का लॉस है, और वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता तो उसको ₹10 का लॉस है। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता तो पूरा प्रीमियम डूब जाएगा ना, इसने समझ रहे हैं क्या? इफ ही एक्सरसाइजेज द ऑप्शन, अगर वो ऑप्शन राइट टू बाय, अगर वो बाय करता है तो उसको ₹2 का प्रॉफिट मिलेगा बाय करने पे, और ₹10 का प्रीमियम उसने पे किया है। तो ₹10 का प्रीमियम माइनस ₹2 का प्रॉफिट, तो उसको नेट गेन कितना हुआ? 8 हुआ ना? अरे कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं नहीं, हो रहे हो। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, और आपने इस प्रॉफिट को कमाने के लिए खर्च कितना किया? ₹10। तो ₹10 आपका खर्च हुआ, लेकिन उसमें से रिकवर कितना हो गया? ₹2। तो आपका नेट लॉस कितने का है? तो इफ एन एक्सरसाइजेज द ऑप्शन, तो अगर एन ऑप्शन को क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा, ही विल लूज ₹8। इफ एन डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, ऑप्शन कॉमा, ही विल लूज ₹10। तो व्हाट इज बेटर? बेटर है कि ऑप्शन एक्सरसाइज हो, सो एन विल exercise the option. So gain to option writer will be, ओए तो जो इसका लॉस है वो किसका गेन है? तो ऑप्शन राइटर का यहां पे फायदा कितना हो गया? ₹8। इज दैट क्लियर? फिर प्रैक्टिकली मतलब ये एक्चुअली यही होता है, बट वो स्टॉक एक्सचेंज ने ना इसको प्रैक्टिकली बहुत इजी कर दिया है। स्टॉक एक्सचेंज ने प्रैक्टिकली क्या कर दिया, बहुत होता बेसिक क्या है यही है, बट स्टॉक एक्सचेंज में वो कंप्यूटराइज होता है, तो जब अपन ट्रेड करते तो अपने को ये सब समझता नहीं है, वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है। मैं आपको बताऊंगा मंडे को, चलिए। बट एग्जाम में ये आता है, ठीक है। चलिए अभी तो हम बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बट आई थिंक यहाँ से अपना बेसिक क्लियर है। एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स ही आते हैं एग्जाम में। क्लियर है सबको यहाँ तक? फ्यूचर एंड ऑप्शन, कॉल ऑप्शन तक ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, ये मैंने एक एक शेयर, बट आप लॉट कर लो, 10 लॉट कर लो, 50 लॉट कर लो, 100 लॉट कर लो, 200 लॉट कर लो। आप एक दो भी परचेज कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, तो आज हमारा फर्स्ट हो गया। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस करेंगे।